जी जी। ओके जी, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। लोग वापस आना शुरू हो गए? कोई बताए कि हाँ आप लोग अवेलेबल हैं? यस मैम, अवेलेबल है जी ओके, थैंक यू। तो ब्रेक से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे ट्यूरिंग मशीन के बारे में। अभी तक जितना कोई भी हमने पढ़ा है, पहली ट्यूरिंग मशीन अभी तक हमने नहीं देखी, एग्जाम्पल तो नहीं की है, लेकिन हम बहुत सारी डिस्कशन कर चुके हैं ट्यूरिंग मशीन के बारे में। तो थोड़ा थोड़ा सब लोग मुझे बताएं कि आप लोगों ने अभी तक क्या समझा है कि ट्यूरिंग मशीन क्या चीज है और उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर, खैर मोहम्मद, मेघा, जवाद, नादिर हुसैन। यस मैम, हमने ये पढ़ा कि मतलब सारी लैंग्वेजेस को अगर रिप्रेजेंट करना है तो रेगुलर, नॉन रेगुलर या जो भी है, कॉन्टेक्स्ट फ्री, जो भी चले, वेरी गुड। ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आ गया हमारे पास कि ट्यूरिंग सबको मशीन रिप्रेजेंट एक करने ऐसी के लिए मशीन है एक कि मशीन जो वो तमाम लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कर सकती है जो कि कंप्यूटर के साथ रिप्रेजेंट, जो भी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं, कंप्यूटर के ऊपर उनको प्रोग्राम किया जा सकता है, उनको ट्यूरिंग मशीन के थ्रू एक्सेप्ट जरूर कराया जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद हमने ये कंपेयर किया कि पीडीए और ट्यूरिंग मशीन में क्या डिफरेंस है। तो वेरी गुड। स्टेट का ठीक है नादिर, आप यहाँ पे थोड़ा हॉल्ट हॉल्ट स्टेट पे जाए। कोई और? क्यों ट्यूरिंग मशीन के अंदर जो हम अभी इंग्रेडिएंट्स उसके पढ़ रहे थे, उसकी जो 7 टपल्स पढ़ रहे थे, एक एक करके कोई 7 स्टूडेंट्स बताएं एक एक टपल के बारे में, या जो कुछ भी आपको याद है। मैम नसीम। क्यूब, कैपिटल, जी मलूक। सेट ऑफ स्टेट्स। कैपिटल क्यू सेट ऑफ स्टेट्स, वेरी गुड। के सेट ऑफ स्टेट्स जो है वो तो सारी ही एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स के अंदर होते हैं, सारी मैथमेटिकल मॉडल्स के अंदर होते हैं, तो इसके अंदर भी सेट ऑफ स्टेट्स, स्टेट डायग्राम यहाँ पर भी एग्जिस्ट करेगा। वेरी गुड जी। और कोई? मैम हम सेकंड में इनपुट अल्फाबेट थे। एक मिनट बेटा, पहले एक्सक्लूडिंग लेडीज फर्स्ट कौन बच्ची बोल रही है? संजना। संजना जी बेटा। इनपुट अल्फाबेट पढ़े थे, एक्सक्लूडिंग ब्लैंक अल्फाबेट। ठीक है, हमारे पास इनपुट अल्फाबेट्स होते हैं और इनपुट अल्फाबेट एग्जिस्ट कर रहे होते हैं एक टेप के ऊपर, उसके ऊपर इनपुट अल्फाबेट सेट है जिसमें ब्लैंक नहीं होता। बिल्कुल सही जी। नसीम, अब आप आ जाएं। मैम ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन के बारे में क्या पता है आपको? तो हम किसी भी मतलब स्टेट पे अगर हम उसको कुछ रीड करवा रहे तो उसके बाद मतलब उसी से फिर राइट करवा रहे थे और फिर कहीं लेफ्ट या राइट जा रहे थे। बिल्कुल सही। ट्रांजिशन फंक्शन का जो है कॉम्बिनेशन है कुछ एक्शंस का। पहला एक्शन है कि कुछ रीड करना, दूसरा एक्शन है कि कुछ राइट करना, और तीसरा एक्शन है कि कुछ मूव करना, लेफ्ट या राइट राइट। मूव कर। तो इन तीनों एक्शंस को कंबाइन करके हम कहते हैं ट्रांजिशन फंक्शन। एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर मूव होते हैं, मगर इनके साथ हम 3 एक्शंस और परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल सही जी। और किसी को कुछ याद है? एप पढ़ा था मैम। एक्सेप्ट स्टेट एंड रिजेक्ट स्टेट। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कि हमारे पास यहाँ पर एक्सेप्ट और रिजेक्ट दो अलग अलग स्टेट्स हैं। ये कॉन्सेप्ट मौजूद है। इनिशियल स्टेट अलग होती है, एक्सेप्ट स्टेट अलग होती है, रिजेक्ट स्टेट अलग। बेहतरीन बेहतरीन। और कोई कुछ? टैप मैम, टैप। टेप है, स्टार्ट स्टेट है। जी मलूक, टेप के बारे में थोड़ा बताएं। मैम टैप एक पूरा मतलब एक किस्म का क्या बोलते हैं जिसमें मैम सारे हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग्स वगैरह हर चीज आ जाती है और जिसमें बिल्कुल सही। इसके अल्फाबेट्स ये होते सबसे बड़ा सेट है, इसके अंदर बहुत सारे अल्फाबेट्स होते हैं। इसके अंदर इनपुट अल्फाबेट्स भी होते हैं, इसके अंदर हैं, ब्लैंक। ब्लैंक भी हो सकता है, और इसके अंदर एडिशनल अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक है। और एक बड़ी मजे की चीज हमने पढ़ी, वो है हार्ड स्टेट। तो हार्ड स्टेट का कॉन्सेप्ट ये था कि हमने यहाँ से अपनी डिस्कशन शुरू करते हैं दोबारा, कि बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, बहुत सारी डिफरेंसेस हैं ट्यूरिंग मशीन के अंदर। जो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि पीडीए से और एफए से मिल रही हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो पुराने हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उससे डिफरेंट है।
तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि नॉन डिटर्मिनिज्म को हम ट्यूरिंग मशीन में अलाउ नहीं करें। हम कह रहे हैं ट्यूरिंग मशीन है तो उसको डिटर्मिनिस्टिक होना चाहिए। एक अच्छी ट्यूरिंग मशीन, एक वेल डिफाइंड ट्यूरिंग मशीन डिटर्मिनिस्टिक होगी, उसका नॉन डिटर्मिनिस्टिक होना अच्छी बात नहीं है। एफए के बारे में ये पता नहीं मैंने क्लास में कभी कवर किया है या नहीं किया है, लेकिन बहरहाल हमने पढ़ा है एफए डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक होता है। लेकिन अगर कभी आपसे पूछा जाए ना कि पावरफुल कौन सा है, तो पावरफुल नॉन डिटर्मिनिस्टिक एफए होता है। यानी नॉन डिटर्मिनिस्टिक एफए वो काम भी कर सकता है जो डिटर्मिनिस्टिक नहीं कर सकता। तो एफए का डिटर्मिनिस्टिक होना कम अच्छी बात है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक होना उसका ज्यादा अच्छी बात है कि वो ज्यादा इनपुट अल्फाबेट्स को एक्सेप्ट कर सकता है। ट्यूरिंग मशीन के केस में जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, लेकिन ट्यूरिंग मशीन के केस में नॉन डिटर्मिनिज्म जो है वो अलाउड नहीं है। एक अच्छी ट्यूरिंग मशीन हमेशा डिटर्मिनिस्टिक होगी। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी कि अच्छा डिटर्मिनिस्टिक होना, ये बात तो समझ में आ गई। एक स्टेप में हम कह सकते हैं कि ट्यूरिंग मशीन को डिटर्मिनिस्टिक होना चाहिए। लेकिन हमने नॉन डिटर्मिनिज्म के बारे में अच्छी खासी बात पढ़ी थी कि नॉन डिटर्मिनिज्म इसको भी कहते हैं कि आप एक इनपुट अल्फाबेट रीड करें और आपके पास जाने के लिए कोई स्टेट ना हो। ये नॉन डिटर्मिनिज्म था। लेकिन ट्यूरिंग मशीन में नॉन डिटर्मिनिज्म नहीं है। एक तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि ट्यूरिंग मशीन कभी भी नॉन डिटर्मिनिस्टिक नहीं होगी, हमेशा डिटर्मिनिस्टिक होगी। लेकिन इसके डिटर्मिनिस्टिक होने के साथ साथ एक नई कंडीशन जो हम अलाउ कर रहे हैं वो ये कि ये बिल्कुल अलाउएबल है कि आप किसी स्टेट पर खड़े हों, कोई इनपुट अल्फाबेट रीड करें और आपके पास कोई रिजल्टेंट स्टेट मूव होने के लिए ना हो, कोई ट्रांजिशन फंक्शन ना हो उसके लिए। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है। और एक और बहुत अजीब सी चीज ये है, अच्छा उस स्टेट को हम क्या कहेंगे? उस स्टेट को कहेंगे हॉल्ट स्टेट। कोई भी ऐसी स्टेट, फॉर एग्जांपल इस वक्त हम Q1 को कहेंगे हॉल्ट स्टेट, इसलिए क्योंकि इस सिचुएशन पर मशीन हॉल्ट हो जाएगी। हॉल्ट इसलिए हो जाएगी कि जब वो C को रीड करेगी तो आगे ना वो Q1 पे रह सकती है क्योंकि C को रीड कर लिया है, और आगे मूव होने के लिए कोई उसके पास दूसरी स्टेट नहीं है। तो ये हॉल्टिंग स्टेट है Q1 और बिल्कुल अलाउएबल है। ठीक है। और दूसरी एक चीज हमने ये पढ़ा था एफए के अंदर कि बिल्कुल अलाउड है कि हम एक फाइनल स्टेट पे खड़े हो और फाइनल स्टेट के बाद हम किसी और स्टेट्स पे जा सकते हैं। ये हमने एफए में पढ़ा था कि फाइनल स्टेट पर पहुंचने के बाद भी फाइनल स्टेट से हमने एक एज दे दी थी और हम किसी दूसरी स्टेट पर जाते थे। ट्यूरिंग मशीन के केस में ये अलाउड नहीं है। अगर आप एक दफा फाइनल स्टेट पर पहुंच गए तो फाइनल स्टेट के बाद या तो आपने एक्सेप्ट कर लिया या आपने रिजेक्ट कर लिया और बस अब यहां से कहीं नहीं जाना, यहां से मूव नहीं होना, यहाँ से कोई आउटगोइंग एज नहीं होगी। वैसे बिल्कुल एब्सोल्युटली फाइन सिचुएशन थी अगर हम एफए पे काम कर रहे होते, अगर हम पीडीए पे काम कर रहे होते, मगर यहाँ पर अगर आप फाइनल स्टेट पर हैं तो आप कोई आउटगोइंग एज की गुंजाइश नहीं। क्लियर है? तो ये भी एक ऐसा पॉइंट है कि जो बहुत डिफरेंट है पीडीए के कॉन्सेप्ट से और एफए के कॉन्सेप्ट से। क्लियर है उमैर? यस मैम। ठीक, वेरी गुड। अच्छा, एक्सेप्टेंस, जैसे जोया ने क्वेश्चन पूछा था, अब हम एक्सेप्टेंस पे आ जाते हैं। एक्सेप्ट कैसे पता चलेगा कि कोई इनपुट एक्सेप्ट हुआ है या नहीं? अगर मशीन हॉल्ट हो और वो एक्सेप्ट स्टेट पे खड़ी हो तो इनपुट एक्सेप्ट हो गया। अगर मशीन हॉल्ट हो और वो एक्सेप्ट स्टेट पे नहीं हो, रिजेक्ट स्टेट पे हो या किसी भी दूसरी स्टेट पे हो तो इनपुट रिजेक्ट हो। ठीक है। एक्सेप्टेंस पे भी मशीन हॉल्ट होगी और रिजेक्शन पे भी मशीन हॉल्ट होगी। मशीन के हॉल्ट होने पर हम डिसीजन लेंगे। ठीक है। अच्छा, तो अब अपनी पहली सिंपलेस्ट ट्यूरिंग मशीन को देखते हैं। ये एक ट्यूरिंग मशीन है और ये ट्यूरिंग मशीन किसको एक्सेप्ट कर रही है? ये ए क्लोजर को एक्सेप्ट कर रही है। ए क्लोजर का मतलब कि सिंगल ए को भी एक्सेप्ट करेगी, कुछ ना रीड करके भी नल को भी एक्सेप्ट करेगी, ए को भी एक्सेप्ट करेगी, बी को भी एक्सेप्ट करेगी, सॉरी ए के दो एग्जिस्टेंस को भी एक्सेप्ट करेगी, ट्रिपल ए को भी, 4 टाइम्स ए को भी। तो ये काम कैसे कर रही है? हम इनिशियल स्टेट पे खड़े में Q1 पर, Q1 से फाइनल स्टेट पर कैसे जाएं? फाइनल स्टेट पर जाने के लिए अब ये हमारे पास, ये समझ में आ रही है? थोड़ी सी एग्जांपल लेंगे तो हमें समझ में आएगी। ठीक है। यानी कि जब तक ए को रीड करते जा रहे हैं तो ए को रीड कर रहे हैं, ए को राइट कर रहे हैं और राइट साइड पर मूव हो रहे हैं।
और सबसे आखिर में हमेशा हमें यही काम करना है। एक्सेप्टेंस का एक ही केस है, वो ये कि हम ब्लैंक को रीड करेंगे, ब्लैंक को राइट करेंगे और मूव लेफ्ट। ये हजम हो रही है ट्यूरिंग मशीन? मैम मैम ये जो फाइनल स्टेट पर हम जा रहे हैं, ये तो लैम्डा एक्सप्रेशन हो गया ना, मतलब हम नल को यही रीड मैं कर रहे आपको हैं। चाह रही थी कि आप ये सवाल पूछें। ये लैम्डा नहीं है, इसीलिए बार बार मैं आपको समझा रही हूँ कि लैम्डा और ब्लैंक में फर्क है। लैम्डा का मतलब है नल और ब्लैंक का मतलब है रीड करना, ब्लैंक, एक ब्लैंक, ठीक है ना। लैम्डा नहीं है ये, बल्कि ये है ब्लैंक। मैम लैम्डा का लैम्डा मतलब भी तो नल ही होता है, नल होता है, लैम्डा को एग्जैक्टली। लैम्डा है नल, लेकिन ये नल नहीं है, ये है ब्लैंक। ये वो ब्लैंक है जो, अगर मुझे आपका नाम नजर आ रहा है जोया मेमन, तो जोया और मेमन के बीच में मुझे एक चीज नजर आ रही है, वो है ब्लैंक। ये नल नहीं है। नल तब होता है कि जब मुझे आपका कोई नाम ही नजर नहीं आता। तो नल और ब्लैंक में हमें थोड़ा डिफरेंशिएट करना है। नल अलाउड नहीं है ट्यूरिंग मशीन के अंदर, मगर ब्लैंक डेफिनेट अलाउड है। ब्लैंक एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होगा, इसका कोई कोड होगा, इसका कोई एस्की होगा। बेटा अब्दुल तो सलाम मैम ये नल जो है, नहीं है भाई, कोरोना वोरोना नहीं है। मतलब ये स्पेस की तरह ही है मैम। स्पेस की मिस्टर सर तरह, ये फिलहाल आप इसको स्पेस की तरह समझ लें, बिल्कुल चलें, ठीक है। ये एक स्पेशल कैरेक्टर है, और वो स्पेशल कैरेक्टर है ब्लैंक, यानी कि वो ना ए के बराबर है, ना बी के बराबर, ना सी के बराबर, लेकिन वो लैम्डा नहीं। मैम ये लेफ्ट पे क्यों जा रहे हैं इसे राइट करके? ये अच्छा, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, वेरी गुड। आप लेफ्ट पर जा सकते हैं, ये काम इस तरह से करेगी। अभी ये थोड़ा एग्जांपल लें, इसकी वर्किंग देखते हैं, तो फिर आपको समझ में आएगा कि लेफ्ट क्यों जा रहे हैं। अच्छा, इस मशीन की ब्यूटी ये है, ये सिंगल ए को भी एक्सेप्ट करेगी, डबल ए, ट्रिपल ए, जितने भी ए आ जाए। इस वक्त केस स्टडी के तौर पर हम ट्रिपल ए ले रहे हैं, लेकिन ये ट्रिपल ए के केस में भी ऐसी काम करेगी, डबल ए के केस में भी, किसी भी आप कॉम्बिनेशन को ले लें, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारी इनपुट टेप इस तरह से है, अगर मुझे ट्रिपल ए एक्सेप्ट कराना है तो मेरी टेप ऐसी होगी, ट्रिपल ए से पहले भी ब्लैंक्स होंगे, ट्रिपल ए के बाद भी ब्लैंक होंगे। कितने ब्लैंक है उससे मेरा ताल्लुक नहीं, मेरा ताल्लुक इस वाले ब्लैंक से और इस वाले ब्लैंक से। ये दोनों ब्लैंक मेरे काम के हैं, क्योंकि इन दोनों ब्लैंक से मुझे पता चल रहा है कि मेरा इनपुट शुरू कहाँ से हो रहा है, खत्म कहाँ पर हो रहा है, ठीक। अच्छा, जब ये मशीन स्टार्ट होगी तो हम कौन से इनपुट कैरेक्टर पे खड़े होंगे? हम ए पे खड़े होंगे, और हमारी स्टेट होगी क्यू नॉट। इनिशियल स्टेट है तो जाहिर है क्यू नॉट पर होगी। हम क्यू नॉट पर खड़े हैं और टेप पर पड़ा है ए, तो इसके लिए मेरे पास एक एज मौजूद है। एज कह रही है कि अगर मैं क्यू नॉट पर हूं, ए रीड करूं, तो मुझे क्या करना है? ये क्या कह रहा है फंक्शन? राइट पे जाना है। ए रीड करो, ए राइट करो, और राइट पर चले जाओ। ए रीड करूं, ए को रीड किया, फिर ए को ही राइट किया, और फिर राइट पर चली गई। तो अगला स्टेज क्या होगी? ए रीड किया, ए को ही राइट किया, और मैं राइट पर चली गई। अब मैं कौन सी स्टेट पे खड़ी हूं? अभी भी क्यू नॉट पे खड़ी हूं, और क्यू नॉट पे ए रीड किया, ए को ही राइट किया, और राइट पर चली गई। अभी भी मैं क्यू नॉट पर हूं, ए को रीड किया, ए को ही राइट किया, और क्यू नॉट पर चली गई, ठीक है। जैसे ही मैं क्यू नॉट पर खड़ी हूं और मैं ब्लैंक रीड कर रहा हूं, पिछले वाले केस में और इस वाले केस में फर्क है। ये तीन केस बिल्कुल सेम थे, इन तीनों केस में स्टेट चेंज नहीं हो रही थी। मैं ए रीड कर रही थी, ए को ही राइट कर रही थी, ए रीड कर रही थी, ए को ही राइट कर रही थी। अब यहाँ पर केस चेंज हो गया। अब मैं क्यू नॉट पर नहीं रह सकती, क्योंकि मुझे पता है कि ब्लैंक मिलते ही मुझे चले जाना है क्यू नॉट पर। तो ब्लैंक लिखो, ब्लैंक रीड करो, ब्लैंक को ही राइट करो, और मूव हो जाओ लेफ्ट पर। नाजिर थे या पता नहीं किसने क्वेश्चन पूछा था कि ये लेफ्ट पे क्यों मूव हो रहा है। ये बहुत मजे की बात है कि इस पर्टिकुलर केस में आप लेफ्ट पर मूव करें, राइट पर मूव करें, जहां पर भी मूव करें आपकी मर्जी है, उससे कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन मूव कराना जरूरी है। इसको खाली नहीं छोड़ सकते कि कहीं भी मूव ना करो। ट्यूरिंग मशीन का रूल है कि आपको कुछ रीड करना है, कुछ राइट करना है, और कहीं मूव होना है। तो वो रीड करने वाला ब्लैंक हो सकता है, राइट करने वाला ब्लैंक हो सकता है। मूव में लेफ्ट या राइट ये करना लाजमी है। आप राइट भी लिख देते तो भी ये मशीन की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, ये इसी तरह काम करती है, और ये एक्सेप्ट स्टेट पर चली जाती है। क्लियर है? ये ब्लैंक को रीड करके ब्लैंक की जगह कुछ और भी राइट कर देती तो भी इसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। ये दोनों इस पर्टिकुलर केस में, मैं नहीं कह रही हमेशा ऐसा होगा, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में अगर यहाँ पर ब्लैंक नहीं भी लिखा होता, यहाँ पर लेफ्ट नहीं भी लिखा होता, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल लिखा होता ए और यहाँ पर लिखा होता
L तो भी मशीन इसी तरह काम करेगी। क्लियर? तो ये हमारी सिंपलेस्ट ट्यूरिंग मशीन है और ये किस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रही है? ये एक्सेप्ट कर रही है ए क्लोजर। अगर इसको ए की 0 एग्जिस्टेंस मिलेगी तो भी एक्सेप्ट स्टेट पर चली जाएगी, अगर इसको ए की 1 एग्जिस्टेंस मिलेगी तो भी एक्सेप्ट स्टेट पर चली जाएगी, अगर इसको 10 एज मिलेंगे तो भी एक्सेप्ट स्टेट पर चली जाएगी। अब यहां जाकर ये हो जाएगी हॉल्ट, क्योंकि इसके पास फर्दर कोई एज नहीं है। तो इनपुट अब आप हॉल्ट स्टेट आ गई है और हॉल्ट स्टेट पे हम कहाँ पे खड़े में? ब्लैंक। ब्लैंक रीड करने के लिए मेरे पास कोई और एज ही नहीं है, तो हम हो गए हॉल्ट। लेकिन हॉल्ट लकीली हम कौन सी स्टेट पर खड़े हैं? फाइनल स्टेट पर, एक्सेप्ट स्टेट पर। तो ये मशीन कर रही है। हेलो मैम, जी बेटा। मुझे लग रहा है ये लेफ्ट जो मतलब कर रहा है ना, इसे दोबारा इस वजह कर रहा है कि ताकि दूसरा जो इनपुट आएगा, क्योंकि जो क्लोजर होता है हमारे पास उसमें एक स्ट्रिंग तो होता है ना, हमारे पास इनफाइनाइट स्ट्रिंग आ सकते हैं। जो मतलब अगर हम मतलब राइट करेंगे इधर तो वो गलत होगा इसमें, क्योंकि वो मतलब राइट कर देंगे। अगर 2 मिनट के लिए फॉर एग्जाम्पल ये समझेंगे यहाँ पर राइट लिखा होता है, तो आप आखिरी स्टेट पर आते और आप यहाँ ए पर होते और आप होते Q1 पर। Q0 नहीं होता, Q1 तब भी मशीन हॉल्ट हो जाती। इस पर्टिकुलर केस की बात कह रही हूँ। वैसे आपकी बात सही है कि कभी कभार इसका मतलब गलत भी हो सकता है, लेकिन इस पर्टिकुलर मशीन के केस में ये हॉल्ट हो जाती यहाँ पर भी, क्योंकि Q1 पे आने के बाद इसके पास इत्तेफाक से ए के लिए भी एज नहीं है और ये ए पर हॉल्ट हो जाती है यहाँ पर, और इस फाइनल स्टेट पे खड़े हैं तो अभी भी एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किस केस की बात है? इस वाले केस की बात है। जरूरी नहीं कि हमेशा लेफ्ट और राइट से फर्क ना पड़े। इस पर्टिकुलर केस में अगर एमसीक्यूज में कोई सवाल आपसे पूछा जाए कि ये मशीन एक्सेप्ट कर रही है, अगर यहाँ पर राइट लिखा हो तो क्या इनपुट एक्सेप्ट होगा? तो यस, अभी भी एक्सेप्ट होगा, क्योंकि Q1 पर ए के लिए भी मेरे पास कोई एज नहीं है। तो हमें तो सिर्फ ट्यूरिंग मशीन में एक्सेप्टेंस के लिए एक ही कंडीशन देखनी है, वो ये कि हमारी मशीन हॉल्ट हुई या नहीं, और वो हॉल्ट हुई तो कौन सी स्टेट पे थी। अगर वो ए के लिए भी हॉल्ट हो गई तो मेरे पास ए के लिए कोई एज नहीं है, तो इनपुट तो एक्सेप्ट हो गया। है सही या नहीं? मैम अगर दूसरा इनपुट आएगा तो एक ही मतलब एक ही दफा मतलब उसने इनपुट ले लिया। मिसाल के तौर पर फर्स्ट टाइम जब चला तो ए आया, ठीक है, फिर सेकंड टाइम पे ए आया, थर्ड टाइम पे ट्रिपल ए, फिर ऐसे ही मतलब समान चलता रहेगा। नहीं, दूसरा अब ये आप दो बात मिक्स कर रहे हैं। पहले मेरी बात समझे। आप कह रहे हैं दूसरा इनपुट आया, तो वो दूसरे इनपुट के लिए बाद में डिसाइड करेंगे कि वो एक्सेप्ट होगा या नहीं। अभी तो पहले इनपुट की बात हो रही है। पहली बात ये है कि ये इनपुट है, ये एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं। आगे कोई दूसरा इनपुट आएगा वो नहीं एक्सेप्ट होगा, वो दूसरे इनपुट की बात है, लेकिन ये तो एक्सेप्ट हो रहा है। तो उसे स्टेट कैसे पता लगेगी कि ये वापसी ये चलाना है? उसे उस स्टेट पे भी तो आना पड़ेगा ना। देखिए ये स्टेट क्यों नोट पे बनिए, एक मिनट, ये मशीन किसको एक्सेप्ट करेगी? एक क्लोजर को। ये एक ही अकरेंस को एक्सेप्ट करेगी। अगर ये पूरी टेप खाली होती, ब्लैंक सी होते, तो ये एक्सेप्ट करती। सिंगल ए है तो एक्सेप्ट करेगी, डबल ए है तो एक्सेप्ट करेगी, ट्रिपल ए है तो एक्सेप्ट करेगी। ए ब्लैंक ए है, नहीं उसके लिए नहीं बनी। ए ब्लैंक ए क्लोजर में नहीं आती। ए ब्लैंक ए क्लोजर में नहीं आती। आप बात कर रहे हैं ए ब्लैंक ए की। ए ब्लैंक ए बात ही नहीं है, वो एक्सेप्ट ए क्लोजर के लिए बनाई गई है, तो ए क्लोजर को हर हाल में एक्सेप्ट करेगी, ए ब्लैंक ए को भले ना करे। समझ में आई आपको मेरी बात? मतलब ए क्लोजर जो है वो भी एक लैंग्वेज है ना। एग्जैक्टली, ये ए क्लोजर को हमेशा एक्सेप्ट करेगी। अगर आर भी लिख दें तो अगर वो लैंग्वेज है तो उसमें मतलब मल्टीपल स्ट्रिंग भी होंगे। उसके अंदर मल्टीपल स्ट्रिंग तो होंगे, लेकिन मेरी बात समझे। पता नहीं मैं आपको समझा पा रही हूँ या नहीं समझा पा रही। वर्ड खोलूं, क्या करूं? एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज का नाम है ए क्लोजर। ठीक है, इसका ये पार्ट है, ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज का पार्ट है। बिल्कुल है। अच्छा, नल इस लैंग्वेज का पार्ट है। नल भी होता है। बिल्कुल नल है। नल का मतलब है कि ए नहीं है।
नल का मतलब ठीक है। स्पेस नहीं है, नल का मतलब है कि ए का ना होना, ए जीरो, ए पावर जीरो एक्सेप्टेड है, ठीक, सही, ए पावर वन एक्सेप्टेड है, ए पावर ठीक टू है, एक्सेप्टेड है, ए पावर थ्री एक्सेप्टेड है। अच्छा ये क्या है? एक्सेप्टेड है। ये स्पेस आ गया ना बीच में। ये स्पेस आ गया, तो ये ए क्लोजर का पार्ट ही नहीं है। ये ट्यूरिंग मशीन तो एक्सेप्ट नहीं कर रही है, बात सही है, लेकिन ये ए क्लोजर, ये रेगुलर एक्सप्रेशन भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, ठीक है ना? लेकिन अगर ये बात है तो आपकी जो ट्यूरिंग मशीन वहां पर बनी है वो नल को भी एक्सेप्ट कर लेगी, ए की नल अकरेंस को, ए की 2 अकरेंस को भी, ए की 3 अकरेंस को भी, ए की 4 अकरेंस को भी, ए की 5 अकरेंस को भी, ए की 6 अकरेंस को भी, जितनी भी ए की अकरेंस हो जाए। अच्छा लेकिन एक वक्त में एक इनपुट की बात करेंगे, अगर मैं सिर्फ ए की बात कर रही हूँ तो मैं ट्यूरिंग मशीन को इस पे प्रोसेस करके देखूंगी, अगर मैं डबल ए की बात कर रही हूँ तो सिर्फ इसको प्रोसेस करके देखूंगी, अगर मैं 4 टाइम्स ए की बात कर रही हूँ तो इसको प्रोसेस करके देखूंगी, अगर मैं 100 टाइम्स ए की बात कर रही हूँ तो एक वक्त में उसको प्रोसेस कर रही हूँ। एक वक्त में ट्यूरिंग मशीन किसी एक इनपुट पर काम कर रही होगी। हमने जो ट्रिपल ए लिया वो केस स्टडी के लिए ले लिया कि लेट सपोज हमारा इनपुट ट्रिपल ए है, ये 30 ए भी हो सकते थे, ये 300 एज भी हो सकते थे। ठीक है, तो अगर ये 300 एज होते तो भी ये 300 टाइम्स क्यू नॉट पर रहती, 300 टाइम्स ए रीड करती, ए राइट करती और राइट पर मूव जाती, ए रीड करती, ए राइट करती और राइट पर मूव जाती। लेकिन आखिरी दफा जब वो 300 पोजीशन वाला ए रीड करती, उसके बाद वो रीड करती ब्लैंक, उसके बाद वो ब्लैंक रीड करने के बाद ब्लैंक राइट करती और Q1 पर चली जाती। फिर वो लेफ्ट हो या राइट, ये एग्जाम्पल की बात है, आप बात सही कर रहे हैं कि सिंपल बात है, असूली तौर पर इसको लेफ्ट ही जाना चाहिए, लेकिन ये लेफ्ट जाए या राइट जाए, दोनों सूरतों में हम तो ये देख रहे हैं कि मशीन हॉल्ट हुई या नहीं। ये एक्सेप्ट इसलिए नहीं हुई कि यहाँ पे एल लिखा हुआ है, ये एक्सेप्ट इसलिए नहीं हुई कि यहाँ पर ब्लैंक लिखा हुआ है, ये एक्सेप्ट इसलिए हुआ कि हम Q1 पर खड़े हुए थे और अब मशीन हॉल्ट हो गई, ना इसके पास ए के लिए कोई ट्रांजिशन है ना इसके पास बी के लिए कोई ट्रांजिशन है, अभी किसी दूसरी स्टेट पर जा नहीं सकती, ये यहीं पे आके रुक गई है। तो अब जब ये हॉल्ट हो जाएगी तो मैं चेक करूंगी कि मैं स्टेट पर कौन सी पे खड़ी हूँ, अगर ये फाइनल स्टेट है तो मेरी मशीन हॉल्ट हो गई, बेहतरीन बात होगी, ये तो सही जगह पर हॉल्ट हुई है। ठीक है, ओके। मैम एक्सेप्टेंस के लिए हॉल्ट होना लाजमी है क्या? हॉल्ट एक्सेप्टेंस के लिए हॉल्ट होना लाजमी है, ये ट्यूरिंग मशीन डेफिनेट हॉल्ट होगी, कोई ऐसा केस लेंगे ही नहीं, बल्कि आपको जब जोरी हॉल्ट कराना पड़ेगा, जब मैं आपको कोई केस दूंगी, जब मैं आपको कोई एग्जांपल दूंगी, मैं कहूंगी ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करें, तो एक्चुअली आपको, अगर मैं स्लैंग वर्ड में आपको समझाना चाहूँ तो आपको हॉल्ट ही कराना है मशीन को, लेकिन इस जुगाड़ से हॉल्ट कराना है कि आप वहीं पर मशीन हॉल्ट हो कि जो आपका इनपुट एक्सेप्ट आप कराना चाह रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे किया, हमने मशीन को हॉल्ट कराया, लेकिन ऐसी जगह हॉल्ट कराया कि जब वो हॉल्ट होगी तो हम फाइनल स्टेट पर खड़े होंगे, तो यही तो हमें करना है, यही हमारा राइट पर जाते अगर फिर राइट पर जाते अगर इस वक्त इस पर्टिकुलर केस में अगर हम राइट पर भी चले जाएं, यहाँ पर लेफ्ट नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एल लिख दूं तो ये मशीन काम करना बंद कर देगी, ये क्लोजर को एक्सेप्ट करना बंद कर देगी, क्योंकि एक ए रीड करने के बाद वहीं खड़ी रहेगी, ये लेफ्ट पर मूव हो जाएगी, ब्लैंक रीड हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर मुझे लेफ्ट नहीं लगाना, लेकिन यहाँ पर जब मशीन एक्सेप्ट स्टेट पर चली गई है, तो अब एक्सेप्ट स्टेट पर जाने के लिए देखें तो ए रीड करने के लिए भी हमारे पास कोई इनपुट नहीं है, ब्लैंक रीड करने के लिए भी कोई इनपुट नहीं। सही, तो मतलब राइट भी जा सकते थे ना मैम, क्योंकि आगे भी तो ब्लैंक था, तो फिर भी राइट भी जा सकते थे, यही समझा रही हूँ कि यहाँ पर अगर आगे राइट चले भी जाते तो कोई फर्क नहीं, मशीन तो तब भी हॉल्ट ही होती। हाँ, क्योंकि आगे भी वो ब्लैंक पड़े हैं तो उसको रीड करता, लेकिन उसके लिए कोई एग्जैक्टली अच्छा, यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर लेफ्ट नहीं होना चाहिए था। लेट सपोज 2 मिनट के लिए मैं कहती हूं कि यहां पर लिखूं बी, इंसर्ट, इन दोनों को हम हटाते हैं यहां से, और टेक्स्ट बॉक्स मैं कह रही हूं, एक तो रख रही हूं बी वहां पर। ठीक है, इस बी को उठा के रखते हैं इधर।
अब ये ट्यूरिंग मशीन क्यों बनाई है हमने? ए क्लोजर को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। यही ऑब्जेक्टिव था मेरा कि ट्यूरिंग मशीन ऐसी हो जो ए क्लोजर को एक्सेप्ट करे। ठीक है, लेट सपोज 2 मिनट के लिए थोड़ी सिचुएशन चेंज करते हैं। मैंने आपसे कहा कि यहां पर लेफ्ट होना कबूल नहीं है, पहली वाली एज के ऊपर लेफ्ट नहीं होना चाहिए और दूसरी एज के ऊपर लेफ्ट हो सकता है। इस केस में तो ठीक है, इस इनपुट को एक्सेप्ट होना चाहिए ना, क्योंकि एक क्लोजर है, एक्सेप्ट होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर राइट के बदले लेफ्ट लिख दिया। अब क्या करेगा ये? ए रीड करेगा, ए राइट करेगा, मूव हो जाएगा लेफ्ट, ठीक है। ब्लैंक रीड करेगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये जो मशीन मैंने इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की है, इनपुट को एक्सेप्ट करेगी ट्रिपल ए को? नहीं करेगी मैम, नहीं करेगी। वैसे तो हो जाएगा, लेफ्ट पे जाएगा ना, लेफ्ट पे जाएगा, ठीक है। लेफ्ट को पे रीड किया, जाएगा ना। लेफ्ट पे चला गया, क्यू नॉट पर ही खड़ा है, लेफ्ट पर चला गया। और अब यहाँ पे ये तो यहाँ पर ये null रीड करेगा, empty रीड करेगा। एम्प्टी स्ट्रिंग को रीड करेगा, एम्प्टी राइट करेगा और लेफ्ट पर मूव हो जाएगा, और लेफ्ट पर मूव होने के बाद Q1 पर आ गया। तो एक्चुअली एक्सेप्ट कर रहा है इसको, कर रहा है ना। किसी भी तरह किया, जो भी करके किया, इसने ट्रिपल ए को एक्सेप्ट कर लिया ना। यस मैम। यस मैम। साथ चल रहे हैं मेरे? नहीं चल रहे? देखें, हम Q नॉट पर खड़े थे, Q नॉट पे खड़े हैं, हम कह रहे हैं ए रीड करो, ए ही राइट करो। ए रीड किया, ए ही राइट कर दिया। मूव करो लेफ्ट, मूव हो गए लेफ्ट। कौन सी स्टेट पे खड़े हैं? क्यू नॉट पे, Q नॉट पर ही खड़े हैं ना। ये भी हटा देती हूँ, इसी को देखें, अभी भी Q नॉट पर खड़े हैं। अब Q नॉट पे खड़े हैं और रीड क्या कर रहे हैं? ब्लैंक। Q नॉट पे ब्लैंक के लिए ट्रांजिशन है, हाँ भाई है। ब्लैंक रीड करो, ब्लैंक ही राइट करो, मूव हो जाओ लेफ्ट। मशीन हॉल्ट हो गई, ये नहीं लेफ्ट, Q1 पे आके हॉल्ट हो गई। लेफ्ट होगा ना, आपने राइट किया है। लेफ्ट ही है। लेफ्ट मैम। बेटा दोबारा अब देखें, जब इनिशियली मैं खड़ी थी, सबसे पहले चले, मैं कुछ नहीं बोल रही, आप मुझे बताएं फर्स्ट स्टेज पे क्या होगा। बिल्कुल शुरू से चल रहे हैं, इनिशियल स्टेट पे खड़े हैं। कौन सी स्टेट है? क्यू नॉट। क्यू नॉट, Q नॉट। रीड क्या कर रहे हैं? ए क्या करना चाहिए? मूव लेफ्ट पे करना चाहिए। मूव लेफ्ट। स्टेट कौन सी होनी चाहिए? ये क्यू नॉट। ठीक है, पहला स्टेज हो गया। अब सेकंड स्टेज। अब ब्लैंक रीड किया, ब्लैंक राइट किया, और लेफ्ट पे चले गए, मतलब जो दूसरा ब्लैंक है। अच्छा ये कह रहे थे, हाँ ठीक है। और अब स्टेट कौन सी हो गई? टर्मिनेट हो गई, हो गई ना। हॉल्ट। स्टेट कौन सी हो गई? Q1 हो गई, Q1 एग्जैक्टली। और मशीन हो गई। अब यहां पर मशीन क्या हो गई? तीसरे टाइम ये मशीन हो गई हॉल्ट। हॉल्ट। ठीक है, तो यही मशीन जो अभी अभी मैंने चेंजिंग की है, ये मशीन इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रही है या रिजेक्ट कर रही है? रिजेक्ट करेगी। एक्सेप्ट हुआ है ना। ये नहीं देखना, अगर इस तरह देखेंगी तो फिर प्रोसेसिंग ट्यूरिंग मशीन की कभी भी नहीं समझेंगी। ये नहीं देखेंगे आपने कितने ए प्रोसेस किए। ये मशीन जिस तरह से भी मैंने बनाई, गलत बनाई सही बनाई, कुछ भी करके ये जो मशीन मैंने बनाई, इसने इस वक्त इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लिया ना। हालांकि ट्रिपल ए थे, लेकिन इसने एक ए रीड करके ही एक्सेप्ट कर लिया ना। यस। ये तो लकीली सही हो गया। अगर मैं आपको ये इनपुट टेप दूं और ये मशीन दूं और मैं पूछूं इनपुट एक्सेप्ट हो जाएगा, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? यस होना चाहिए। यस होना चाहिए कि ये टेप हो और ये मशीन हो तो ये इनपुट एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन अब ये सारी डिस्कशन में कर क्यों रही हूँ? इसलिए मैं आपको ये समझाना चाह रही थी कि यहाँ पर मुझे लेफ्ट नहीं चाहिए।
यहाँ पर लेफ्ट इसलिए नहीं चाहिए कि ये तो लकीली ए था, सिर्फ ए के रीड करके उसने एक्सेप्ट कर लिया। लेट सपोज कि यहाँ पर बी होता, ये मैं बी उठा के यहाँ ली गई, और अब इसकी प्रोसेसिंग देखें भाई, उसने ए रीड किया, ए को राइट किया, मूव हो गई लेफ्ट, ब्लैंक रीड किया, ब्लैंक को राइट किया, मूव हो गई लेफ्ट, हॉल्ट हो गई, एक्सेप्ट कर लिया। अब मेरा इनपुट स्ट्रिंग क्या था, ए बी ए, तो ये ए बी ए को भी एक्सेप्ट कर रही है, जबकि मैंने ट्यूरिंग मशीन क्या सोचकर बनाई थी, ए क्लोजर सोचकर बनाई थी, तो ये मशीन ए क्लोजर को एक्सेप्ट नहीं कर रही। ठीक है, ये मशीन ए क्लोजर के अलावा भी अल्फाबेट्स को एक्सेप्ट कर लेगी। जो इनपुट ये किसको एक्सेप्ट कर रही है फिलहाल, अगर मैं पूछूं कि ये ट्यूरिंग मशीन किस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रही है, ABA, A क्लोजर ABA, ए बी एक्सेप्ट हो गया, ट्रिपल ए भी एक्सेप्ट हो गया था, ए भी एक्सेप्ट हो गया, तो वो तमाम स्ट्रिंग इसमें एक्सेप्ट होते रहेंगे कि जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, आगे कुछ भी हो। ये मशीन एक्चुअली डिजाइन कुछ इस तरह से हुई है कि ये मशीन हमेशा हर उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगी जो कि ए से स्टार्ट हो रहा होगा, या तो खाली होगा या ब्लैंक होगा या ए से स्टार्ट हो रहा होगा। समझ में आई बात? मैम A0 मतलब हो, A0 टाइम्स हो, फिर भी वो एक्सेप्ट करेगी ना, फिर भी वो या एक्सेप्ट कर सिर्फ B हो? ए जीरो टाइम यानी ब्लैंक को, टोटल ब्लैंक हो तो ब्लैंक को एक्सेप्ट कर लेगी, पूरी टेप पर ब्लैंक ही ब्लैंक हो तो एक्सेप्ट कर लेगी, या ए से स्टार्ट हो तो एक्सेप्ट कर लेगी। जो इस मशीन की, इस ट्यूरिंग मशीन की जो लैंग्वेज है वो है कि या तो टोटल टेप के ऊपर ब्लैंक्स हो तो एक्सेप्ट स्टेट पर चले जाएंगे, या फिर ए से स्टार्ट हो, ए से स्टार्ट हो के आगे कुछ भी हो। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ इस एज के ऊपर नहीं आना चाहिए लेफ्ट, क्योंकि ये हमारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर रही। यहाँ पर तो रहना चाहिए राइट। मैम बेटा एक मिनट, सिर्फ एक मिनट, मैं अपनी बात कंक्लूड कर लूं, फिर मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ। ठीक है, तो अब आखिरी बात मुझे दोबारा कंक्लूड करने दें। ये ट्यूरिंग मशीन बनाई गई है, ये ट्यूरिंग मशीन क्यों बनाई गई है? ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट कर रही है ए क्लोजर को, ए क्लोजर को इसलिए एक्सेप्ट कर रही है कि ये मशीन इसी तरह काम करती रहेगी, इसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग आता रहे, ये हमेशा ए क्लोजर को अब एक्सेप्ट करेगी। अगर यहाँ पर लेफ्ट आ गया तो फिर ये ए क्लोजर को एक्सेप्ट करना बंद कर देगी, क्योंकि अगर यहाँ पर लेफ्ट आ गया तो ये हर उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने लगेगी कि जो ए से स्टार्ट हो रही या टोटल ब्लैंक है, इसलिए यहाँ लेफ्ट नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ लेफ्ट आ गया तो उसकी प्रोसेसिंग गलत हो जाएगी। उस प्रोसेसिंग में क्या गलती होगी कि ये सारे ब्लैंक्स को भी एक्सेप्ट करने लगेगी, चलो नल तक तो ठीक था, और ये ए से स्टार्ट होने वाले हर स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने लगेगी जो गलत है, इसलिए यहाँ पर लेफ्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर राइट कर दूं, ठीक है, तो उससे ट्यूरिंग मशीन की वर्किंग पे, प्रोसेसिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर राइट भी कर दूं, ब्लैंक को रीड करो, ब्लैंक को राइट करो और आर हो जाओ, और मैं आपसे पूछूं कि अब क्या ये एक्सेप्ट करेगी, तो हाँ अभी भी ये, फॉर एग्जाम्पल ये यू ना लिखा होता, यहाँ पर लिखा होता आर एल के बदले, और मैं आपसे पूछती कि क्या ये ए क्लोजर को एक्सेप्ट करेगी, तो अभी भी ए क्लोजर को एक्सेप्ट करेगी। यस मैम। जी मलूक, अब पूछें क्या पूछ रहे थे? मैम आपने बोला ना ये टेप में मतलब सुपर सेट तो कुछ भी हो सकता है उसमें, सही है? जी एग्जैक्टली। तो अब हमारा जो इनपुट था वो ए क्लोजर था, लेकिन हाँ, उसमें बी पड़ा है, तो हमारा बी इनपुट स्ट्रिंग थोड़ी है मैम। इनपुट स्ट्रिंग वही है ना, इनपुट स्ट्रिंग की पहचान क्या है? मैम आपने बोला था उस वक्त कि अगर हमारा इनपुट स्ट्रिंग ए बी है तो एक्स वाई जी कुछ भी हो सकता है और भी उसके साथ। टेप के ऊपर बहुत कुछ हो सकता है, मैं यही तो कह रही हूँ कि टेप के ऊपर सब कुछ हो सकता है। टेप के ऊपर इनपुट स्ट्रिंग भी हो सकता है, टेप के ऊपर ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, टेप के ऊपर कुछ और भी हो सकता है। तो मैम अगर बी है यहाँ पे तो हम फिर भी ए क्लोजर बोल सकते हैं ना, क्योंकि ए पड़ा है यहाँ पे, ए के एक्सेप्ट हो गया। बी यहाँ पर है, देखिए इनपुट स्ट्रिंग की पहचान क्या है? मैं दो बातें, आपकी बात मैं समझ गई, आपका क्वेश्चन मैं समझ गई, लेकिन अब मेरी बात समझाएं। इनपुट स्ट्रिंग की पहचान क्या है? किसी भी ट्यूरिंग मशीन को देखकर किसी भी स्लाइड में आप कैसे पहचानेंगे इनपुट स्ट्रिंग कहाँ है? मलूक, इनपुट स्ट्रिंग को पहचानेंगे कैसे? वही तो समझ नहीं आ रहा मैम। ये समझ नहीं आ रहा। इनपुट स्ट्रिंग को पहचानने की कंडीशन हम पढ़ चुके हैं। ये इनपुट स्ट्रिंग की पहचान है कि आपकी पूरी इतनी बड़ी टेप होगी,
उस टेप के ऊपर ब्लैंक सिंबल्स होंगे, उस ब्लैंक से अब ये डॉट डॉट तो मैंने समझाया भी नहीं, डॉट डॉट का मतलब है कि यहाँ भी कुछ लिखा है, Z X Y Z 1 2 3, ये ब्लैंक्स, ये डॉट डॉट जो बने हुए हैं ये इनफाइनाइट टेप है, लेकिन इसमें कुछ ब्लैंक्स होंगे और एक ब्लैंक शुरू में और एक ब्लैंक आखिर में, दो ब्लैंक्स के बीच में जो है ये पूरा क्या है, इनपुट स्ट्रिंग। अच्छा, ठीक है, ये है इनपुट स्ट्रिंग। तो उस पर्टिकुलर केस में जो हम एग्जाम्पल अभी डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पर ट्रिपल ए लिखा हो तो भी वो इनपुट स्ट्रिंग है, यहाँ पर ABA लिखा हो तो भी वो इनपुट स्ट्रिंग है, या ABC लिखा हो तो भी इनपुट स्ट्रिंग है। जो ये कॉन्सेप्ट हमने कहा था कि इनपुट स्ट्रिंग के अलावा भी टेप पर हो सकता है, वो इसलिए लिखा था कि ABC तो यहाँ लिखा है, इसके अलावा ब्लैंक भी लिखा हो सकता है, और ब्लैंक से पहले अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनपुट स्ट्रिंग हमारा वो रहेगा कि जहां एक ब्लैंक है फिर दूसरा ब्लैंक है, इसके बीच में जो है ये इनपुट स्ट्रिंग। सही है। ठीक, ठीक है, तो आई होप मैं आपको क्लियर कर पाई हूँ। सही है मैम, ठीक। ठीक है, लेकिन मैम ये कैसे मतलब जज करेंगे कि इनपुट स्ट्रिंग के अलावा जो मतलब वो था जैसे इसमें आता है ब्लैंक, मतलब ब्लैंक जो आता है और उसके अलावा भी तो कुछ कैरेक्टर आ सकते हैं ना, वो कैसे एग्जैक्टली जैसे अभी मैंने जो ये चेंजिंग की थी मशीन के अंदर, वो यही तो कहा था ना कि मैंने ABC कर दिया था। अब ABC को एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन मशीन कुछ इस तरह लिखी गई है कि वो ABC को भी एक्सेप्ट करने लगेगी। सिंपल, अगर मैं सिर्फ R की जगह यहाँ L कर दूं, एक छोटी सी चेंजिंग कर दूं, इस R को L बना दूं, तो फिर मैं A के बाद यहाँ कुछ भी लिख दूं, वो एक्सेप्ट होता रहेगा। अब क्वेश्चन आपका क्या है, मुझे अभी भी समझ नहीं आया। मैम एक इनपुट मतलब जो है ना कैरेक्टर, और दूसरा सेट था टाओ जिसमें ये ब्लैंक आते हैं जी, नहीं, मतलब टाओ में क्या है, टाओ टाओ का मतलब है ये पूरी टेप यहाँ से लेके यहाँ तक। इस स्लाइड से बेहतर है मैं वो वाली स्लाइड खोलूं। टाओ का मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक टेप में जो कुछ भी है। जब हम ट्यूरिंग मशीन की बात कर रहे होते हैं तो हम टेप के एक हिस्से पे फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन सिंपल आसान सी अल्फाज से मैं आपको समझाऊं। आप तस्वीर खींचते हैं ना DSLR से या मोबाइल पे पोर्ट्रेट या कोई ऐसा फोकस करके तस्वीर खींचते हैं, जब आप फोकस करके तस्वीर खींच रहे होते हैं तो आपके जो कैमरा के सामने तो बहुत कुछ होता है, इनफाइनाइट चीजें आपको नजर आ रही होती है, मगर आप किसी एक पर्टिकुलर रीजन पे, किसी एक पर्टिकुलर फेस पर फोकस करते हैं और बाकी सब फोकस आउट कर देते हैं, उस वक्त वो आपका इनपुट होता है। हालांकि कैमरे के सामने तो बहुत कुछ है, लेकिन आप एक पर्टिकुलर रीजन पर फोकस कर रहे होते हैं, वो आपका इनपुट होता है। इसी तरह इस टेप को ले लें, ये टेप बहुत बड़ी है, इस टेप का जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है, इसमें बहुत कुछ है। अब डिफरेंशिएट कैसे हो कि ट्यूरिंग मशीन को फोकस कहाँ करना है, तो ट्यूरिंग मशीन अपना फोकस सेट करती है कि ये ब्लैंक यहाँ पे है, उसके बाद कुछ इनपुट है और फिर अगला ब्लैंक, तो ये पूरा मेरा इनपुट स्ट्रिंग है। सही है मैम। और टाउ का इसलिए है कि इनपुट स्ट्रिंग के अंदर इस वक्त इस पर्टिकुलर केस में इनपुट स्ट्रिंग के अंदर होगा ABC। 2 मिनट के लिए कंसिडर कर लेंगे, यहाँ लिखा है अल्फा, यहाँ लिखा है गामा, ठीक है। तो इनपुट स्ट्रिंग के अंदर होगा ABC, इनपुट अल्फाबेट होंगे ABC, लेकिन टाउ के अंदर होंगे ABC ब्लैंक अल्फा बीटा। ठीक, सही है मैम। और मैम दूसरा सवाल था कि जैसे आपने ABA लिखा था ना, अगर हमारा जो फंक्शन है वो सेम ही हो और टाइम 0 से स्टार्ट हो और ABA हो, तो वो कभी भी मतलब एक्सेप्ट नहीं होगा, मतलब क्योंकि उसके पास एक ऐसा कैरेक्टर आया है जिसके लिए हमने मतलब कोई स्टेट ही डिफाइन नहीं की है। पहला ही तो कैरेक्टर अगर B हो, मतलब ABA, ये और किया तो था हमारा अभी मैंने। राइट पे मतलब तब मैम वो शायद वो L पे जा रहा था, हाँ, उस वक्त मतलब मैंने B को L रीड कर नहीं दिया कर था, रहा था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर इस मशीन में जहां पर यहाँ R लिखा हुआ है और यहाँ B हो जाए तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिल्कुल ऐसा ही। वो मैं एक सिंपल केस समझाना चाह रही थी, मैं सिर्फ आपको एक बात समझाना चाह रही थी कि मतलब कभी कभार ये L और R का जो स्विच ओवर है ये मैटर करता है। कभी कभार आप होता है कि फॉर एग्जांपल अब इस R को मैं L नहीं बना सकती, इसकी प्रोसेसिंग ही चेंज हो जाएगी अगर मैं इस R को L बना दूंगी, लेकिन अगर मैं इस L को R बना दूंगी तो इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में इसकी प्रोसेसिंग चेंज नहीं हो रही है, तब भी वैसे ही काम करेगा। सही है मैम, कंफ्यूजन दूर करनी थी सिर्फ। हाँ, यही कंफ्यूजन है, तो ये इस बात को आप समझ लें कि ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है। कभी कभार जो है बिल्कुल इररेलेवेंट होगा कि आप लेफ्ट साइड पर मूव हो रहे हैं या राइट साइड पर, और
कभी कभार ये बड़ा मेजर सिचुएशन हो जाएगी कि फाइनल, स्पेशली अगर मैं कहूँ तो रट्टा मारने के लिए, आई होप इंशाल्लाह ये आपका कॉन्सेप्ट कभी गलत नहीं होगा, फाइनल स्टेट पे पहुंचने के बाद आप लेफ्ट मूव करें राइट मूव करें, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि फाइनल से तो आउटगोइंग एज ही नहीं होगी ना। अगर फाइनल पे आके आप हॉल्ट हो गए हैं तो आप लेफ्ट मूव करें राइट मूव करें, आपकी चॉइस है। आपको आर अच्छा लगता है आप राइट पे मूव कर दें, आप लेफ्ट मूव कर दें लेफ्ट मूव कर दें। लेकिन अगर आप फाइनल पहुंच चुके हैं, तो अगर आप फाइनल नहीं पहुंचे तो सोच समझ के लेफ्ट या राइट का डिसीजन ले ताकि आपका स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो। ठीक है, यहां पर कंक्लूड करते हैं बात कि जो फाइनल स्टेट है उस पे राइट या लेफ्ट मूव होना मैटर नहीं करता, क्योंकि मशीन हॉल्ट हो चुकी होगी। अब उसका राइट या लेफ्ट होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ना वो राइट जाएगी ना वो लेफ्ट जाएगी, क्योंकि वो हॉल्ट हो चुकी है। ये रिजेक्शन एग्जाम्पल लो भाई, मैंने खुद से बना के यहाँ पर डिस्कशन की, ये रिजेक्शन एग्जाम्पल यहाँ पर डिस्कस हुई। ठीक है, तो अब मुझे दोबारा इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं, अभी हमने इतनी देर इस पे लगाई है कि अगर ये यहाँ पर क्यू नॉट पे खड़े होकर बी रीड करना चाहेगी तो यहीं पर हॉल्ट हो जाएगी और इसलिए स्ट्रिंग कभी एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। तो बहुत अच्छा तरीका ये होगा, अगर पेपर में आपसे ट्यूरिंग मशीन दी जाए और एक स्ट्रिंग दिया जाए तो अपनी जजमेंट को इस्तेमाल नहीं कीजिएगा कि बस मुझे लग रहा है कि एक्सेप्ट हो जाएगा, बल्कि एक एक स्टेप को ट्राइवर्स करके देखिएगा कि मैं ए रीड कर रहा हूँ, ए राइट कर रहा हूँ, लेफ्ट मूव हो रही हूँ, राइट मूव हो रही हूँ, और फिर एक एक स्टेप को जैसे स्टैक एंट्रीज आप करते हैं और वो करके देखते हैं, तो यहाँ पर एक एक स्टेप को आप ट्राइवर्स करके देख के डिसाइड कीजिएगा कि इनपुट एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं। सिर्फ अपनी जजमेंट पे देख कर डिसाइड नहीं कीजिएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं अच्छी सी, इसको भी डिस्कस कर लेंगे। चलें, ये एक सिचुएशन है कि आप इनफाइनाइट लूप में जा सकते हैं, उससे बचना है हमें। ये लेफ्ट और राइट की पोजीशन इस तरह लिखी हुई है कि ए को रीड करो, ए को राइट करो और राइट पर मूव हो जाओ, और बी को मूव कर रीड करो, बी को राइट करो। ये कभी कभार ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि आपने एजेस के ऊपर ऐसी ट्रांजिशन लिख दी कि आप खुद इनफाइनाइट लूप में चले गए। अब फॉर एग्जाम्पल ये हमारी मशीन है और ये हमारी टेप है, ए रीड कर रहे हैं, ए राइट कर रहे हैं, राइट पे मूव हो रहे हैं। ठीक है, तो ए रीड करके, ए राइट करके राइट पे मूव होंगे बी, बी रीड करके, बी राइट करके लेफ्ट पे मूव होंगे ए। ये हम इनफाइनाइट लूप में जा रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करना है, क्योंकि ट्यूरिंग मशीन तो आपको नहीं बता सकती, वो आप पेपर पे बना रहे होंगे या किसी और सिचुएशन में बना रहे होंगे, लेकिन आपको खुद पता लगना है कि ये मशीन इसलिए गलत बनी है, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इनफाइनाइट लूप पे जा रही है। क्लियर हो रहा है इनफाइनाइट लूप? तो ऐसी एजेस नहीं रखनी है। यस मैम। गुड। अच्छा, अब आखिरी एग्जाम्पल, यहाँ पर हम बात को कंक्लूड करेंगे। कोशिश कर रही हूँ 7 बजे से पहले इसको कंप्लीट कर पाऊँ डिस्कशन। ये मशीन बनी हुई है, और ये मशीन किस तरह से बनी हुई है? ये मशीन बनी हुई है ए एंड बी एन को एक्सेप्ट करने के लिए। वही है, हमने पीडीए भी बनाया ए एंड बी एन को एक्सेप्ट करने वाला, लेकिन अगर ट्यूरिंग मशीन इसको काम करेगी तो वो किस तरह से करेगी ये देखिए। अब यहाँ पर आपको इनपुट अल्फाबेट और टाउ का मतलब समझ में आएगा। इनपुट अल्फाबेट सिर्फ ए और बी है, लेकिन टेप अल्फाबेट्स में ए भी है, बी भी है, ब्लैंक भी है और एक्स वाई भी है। तो यहाँ पर आपको टाउ का असल मकसद क्लियर होगा कि यहाँ एक्स और वाई इनपुट स्ट्रिंग नहीं है, मगर टेप स्ट्रिंग जरूर है। ठीक है, तो अब ये मशीन काम कैसे कर रही है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है, मैं जरा मशीन के साथ आपको समझाऊं। इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि ये एक पहले ए को रीड करेगी और फिर ये पहले बी तक चली जाएगी, कितने भी एज हो बाकी सारे एज को स्किप करेगी, बी पर जाएगी, इस ए को एक्स बनाएगी, इस बी को वाई बनाएगी। उसके बाद फिर ये दूसरे ए को पकड़ेगी, दूसरे ए को एक्स बनाएगी, दूसरे बी को वाई बनाएगी, फिर तीसरे ए को पकड़ेगी, उसको एक्स बनाएगी, वाई बनाएगी। अल्टीमेटली जब सारे एक्स और वाई बन चुके होंगे तो ये एक्सेप्ट करेगी कि हाँ भाई ये इनपुट स्ट्रिंग है। प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, जरा मैं प्रोसेसिंग समझा रही हूँ। सबसे पहले हम खड़े हुए हैं क्यू नॉट पर, हमारी इनिशियल स्टेट है। इनिशियल स्टेट पे हम कह रहे हैं कि रीड करो ए, राइट करो एक्स और मूव हो जाओ राइट। तो ए को रीड किया, राइट किया एक्स और राइट मूव हो गए, स्टेट हो गई Q1। Q1 पे हम कह रहे हैं ए रीड करो, ए राइट करो, मूव हो जाओ राइट। इसने ए रीड किया और ए ही राइट किया और मूव हो गई राइट।
अब पहला बी आ गया, अगर बी रीड करो, जब तक ए मिलते रहेंगे तब तक ये सिर्फ पहले ए को एक्स बनाएगी और बाकी सारे एज को इस लूप के जरिए छोड़ती जाएगी। अगर यहाँ पे 10 एज भी और लिखे होते तो इस लूप पर ही रहती, ए लिखती, ए रीड करती, ए राइट करती और राइट पे मूव होती रहती। पहले ए को एक्स बनाया, बाकी सारे ए को छोड़ दिया, पहले बी को वाई बनाया, पहले बी को रीड करो, वाई बनाओ और लेफ्ट पर मूव हो जाओ। अब इसने पहले बी को वाई बनाया और बाकी आगे पूरी टेप को इग्नोर कर दिया, वापस लेफ्ट पर आ गई। ठीक है, लेफ्ट पर आने के बाद उसने कहा ए को जितनी देर तक ए मिलते रहे ए को स्किप करती जाओ। सारे एज को उसने स्किप किया और लेफ्ट पर मूव होती रही। कब तक मूव होती रही? जब तक कि एक्स नहीं मिल जाता। पहली दफा इसको एक्स मिला, इसने एक्स को रीड किया, एक्स को ही राइट किया और राइट मूव हो गई। ठीक है, अब दोबारा जब भी हम क्यू नॉट पर आएंगे, हमेशा क्यू नॉट पे उस स्टेज पे खड़े होंगे कि टेप पर पहला ए रीड कर रहे होंगे। पहला जब फर्स्ट टाइम चलाया था तो पहला ए यहाँ था, अब पहला ए दूसरा हो गया क्योंकि इसको तो हम एक्स बना चुके हैं। हम कह रहे हैं ए को रीड करो, एक्स बनाओ, राइट मूव हो जाओ। ए को रीड किया, एक्स बनाया, जब तक ए मिलता रहे ए को भी वैसे ही छोड़ दो, वाई मिलते रहे वाई को भी वैसे ही छोड़ दो। ये कब तक करते रहो, इसी लूप में पड़े रहो जब तक कि आपको बी नहीं मिल जाता। तो फर्स्ट टाइम हमें बी मिला, बी मिल जाए तो बी को वाई पे रीड करो, बी रीड करके वाई बनाओ, ये हमने वाई बनाया और हम लेफ्ट पर मूव हो गए। अब जितने भी वाई मिलते जाए उनको स्किप करते जाओ, ए मिलते जाए उनको भी स्किप करते जाओ, लेकिन एक्स को पकड़ना है। ठीक है, तो एक्स को हमने पकड़ा, एक्स को लिखा, एक्स को भी स्किप करते गए, सिर्फ हम राइट पर मूव होते जा रहे हैं। राइट पे मूव हो गए, हम दोबारा क्यू नॉट पर आ गए। पिछली दफा तक हम क्यू नॉट पे खड़े हुए थे तो हम एज को चेक कर रहे थे, लेकिन अब आगे हमें कोई ए नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हम क्यू नॉट पर खड़े हैं तो हमें वाई नजर आ रहा है। वाई को रीड करो, वाई को ही राइट करो और मूव हो जाओ राइट। तो इसने वाई को रीड किया, वाई को ही राइट किया, मूव हो गया राइट। जितने भी वाइज मिलते जाए उनको स्किप करते जाओ, स्किप करते गए। पहली दफा Q3 पे खड़े होके जब आपको ब्लैंक मिले तो आप फाइनल स्टेट पर चले जाओ। इसकी ट्राइवर्सिंग जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ ANBN वाली लैंग्वेज को ही एक्सेप्ट करेगा और किसी लैंग्वेज को नहीं। समझ में आया या नहीं? आया। कितने लोगों को समझ में आ गया और कितने लोगों को नहीं आया? जिनको नहीं आया वो हैंड रेज कर लें जरा। सबको आ गया? वेरी गुड, मैं तो डर रही थी। सबको आ गया? बख्तियार हुसैन, हमजा इकबाल, खैर मोहम्मद, मोहम्मद नसीम, अब्दुल गफूर, सबको समझ में आ गया? वेरी गुड, बड़े अच्छे बच्चे हैं आप तो, जबरदस्त। तो ये वो ट्यूरिंग मशीन है जो किसको एक्सेप्ट कर रही है? ANBN को। अब मजे की बात ये कि अगर आपको ये मशीन अच्छे से समझ में आ गई है तो प्रिंसिपल यही रहेगा और आप कितनी आसानी से बना सकते हैं ANBN CN। ये वो लैंग्वेज है नीचे वाली, ये PDA कभी इसमें तो ट्यूरिंग मशीन बनाने की इतनी कोई खास जरूरत नहीं थी क्योंकि ANBN को तो PDA भी एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन ट्यूरिंग मशीन हमने बना के एग्जाम्पल चेक कर ली। ये ऐसी लैंग्वेज है ANBN CN कि ये सिर्फ और सिर्फ ट्यूरिंग मशीन ही एक्सेप्ट कर सकती है, PDA एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, इसका PDA बन नहीं सकता। तो अब प्रिंसिपल सेम रहेगा, इसको अपने सामने रखें और इसको देखते देखते मुझे बनाकर दें ANBN CN के लिए ट्यूरिंग मशीन। बना के दे रहे हैं अभी मैम? क्यों? हाँ अभी, और कब? क्लास का टाइम खत्म थोड़ी हुआ है मैम। वही सेम प्रोसीजर करेंगे, एक स्टेप बस V के लिए क्या है वो C के लिए आगे कराएंगे। Exactly. उसके बाद फिर से E के लिए करेंगे और C को चेंज कर देंगे Z में। हाँ सही। ठीक है, एक Z, एक C और बढ़ा देंगे और Z और बढ़ा देंगे, बाकी मशीन कुछ एक दो स्टेट बढ़ जाएंगी आगे, बाकी सब कुछ सेफ रहेगा। कब तक बन जाएगी? मैम रात 12 रात तक बन जाएगी। ठीक है, मैंने असाइनमेंट यहाँ पर अपडेट कर दी है, ट्यूरिंग मशीन बनाएं, तस्वीर खींचे, लगा दो। और सबसे अच्छी बात है कि JFlap पे बनाएं तो बात ही क्या है, एग्जीक्यूटिव असाइनमेंट। टाइम कितना है मैम? टाइम कितना है? आज ही कर दें तो अच्छी बात है मैम। क्विज है कल,
जो अच्छे बच्चे हैं वो आज कर देंगे, जो गंदे बच्चे हैं वो कल कर देंगे, और जो किसी कैटेगरी में नहीं है वो आज और कल दोनों दिन नहीं करेंगे। मैम कल मैम एक कल और क्विज है assignment हमारा। मैम कल कोई असाइनमेंट भी है। असाइनमेंट भी है मैम, कहाँ जाएंगे? तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको समझ आया या नहीं आया? तो मैम करेंगे ना कल शाम, कल मैम भला दी दे दे मैम संडे तक मैम हो कल जाएगा, रात तक कर देंगे। कल कल रात तक कर देंगे। संडे तक हो जाएगा मैम, संडे देखो को ना, फ्री है ये मैम, इसलिए मैं आप लोगों की बात नहीं सुनती हूँ। अभी मैं संडे तक कर दूं तो फिर वो अगले हफ्ते तक की बात होगी। चले ठीक है, आप कल रात तक कर दीजिएगा, रात सही है मैम। ठीक है। एक छोटा सा ट्यूरिंग मशीन बनानी है, इसमें भी कोई ऐसा काम है तो अभी अभी तो फिजिकल क्लासेस हो रही होती है तो बनाए बगैर मैं छुट्टी थोड़ी देती आप लोगों को। तो ऑनलाइन का ये फायदा है कि चलें छुट्टी हो जाएगी आपकी। रात तक बना के इसको बेटा, और कल तक या ज्यादा अपडेट कर दें, ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो मैं यहाँ पर फोरम क्रिएट कर दूंगी, उस पर कर दीजिएगा या ग्रुप पे पूछ लीजिएगा। सही है मैम। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। नेक्स्ट वीक ट्यूरिंग मशीन से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन हो, पूरे कोर्स से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन हो, नेक्स्ट सेशन हमारा लास्ट सेशन होगा, उसके बाद ज़ाहिर है हमारी फाइनल एग्जाम में मुलाकात होगी, ठीक है। ओके तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।